हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर कोई भी बच्चा मिस मत करना। बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न ना थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। बहुत सारे इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको पूरा का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगा। मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के देखना क्लास क्वेश्चंस कितने चेंज हो रहे हैं, और सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, लेकिन क्वेश्चन इवैल्यूएशन बेस्ड है, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। कैसे एक एक करके देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, मैं कोशिश करूंगा वन शॉट में लगभग 40 टू 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट सैंपल पेपर आपको अच्छे सॉल्व करा दूं। आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करके जाना, आप एक बार इसको सॉल्व जरूर करके जाना। सबसे पहले बात करेंगे, 3 घंटे का टाइम मिलता है। शुरू में 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने को मिलेगा, वो मस्ट है। उसी में मैं आपको बताऊंगा बिफोर एग्जाम कैसे प्लानिंग करनी है, क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ना कैसे, वहां 15 मिनट को भी कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। 2 सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने क्वेश्चन सेक्शन ए से शुरू किया है तो आपको सेक्शन ए पहले खत्म करना पड़ेगा, फिर सेक्शन बी जो है वो स्टार्ट करना है। या सेक्शन बी शुरू करोगे तो पहले बी खत्म करना है, फिर ए सेक्शन शुरू करना है। यानी कि एक क्वेश्चन ए का एक क्वेश्चन बी का, इस तरीके से नहीं कर सकते आप। तो एक सेक्शन उठाया तो पहले उसे खत्म करो, फिर बी सेक्शन उठाओ, बी उठाया तो पहले बी खत्म करो, फिर ए। और पेपर के अंदर 20 एमसीक्यू है, जिसके अंदर कोई भी चॉइस नहीं मिलेगा आपको। 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 6 जो है वो 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है 3 नंबर के, 6 जो है वो 4 नंबर के हैं, और 4 क्वेश्चन लॉन्ग है। सब में आपको चॉइस मिलेगा। ध्यान रखना, जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उसको, 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है 60 से 80 वर्ड्स, यानी कि 8-9 लाइन या 8 से 10 लाइन आप मान के चलो, एवरेज 10 लाइन आपको इसके अंदर लिखना है। और 4 मार्कर जो है उसमें क्लास आपको लगभग 12 से 14 लाइन लिखना है, और ये आपको लगभग 1.5 से 2 पेज का आंसर लिखना है 6 नंबर वाले क्वेश्चन में। मतलब एक साइड का एक और फिर दूसरी साइड का एक, तो ऐसे में 2 पेज काउंट करता हूं, बट पेपर शीट तो वो एक ही होगी, आगे पीछे दोनों भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका मार्किंग होता है। तो आओ एक एक करके, अब इस वर्ड लिमिट, वर्ड को काउंट मत करने लग जाना। आप एक लाइन कम एक लाइन ज्यादा लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई टीचर वर्ड काउंट करेगा, नहीं 80 वर्ड्स लिखा था 81 हो गया नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप उसकी चिंता छोड़ दो, आजादी से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत लंबा और बहुत छोटा कोशिश करना ना हो, एक एवरेज साइज हो। सबसे पहले सेक्शन ए देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और असर्शन रीजन के काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बार एग्जामिनेशन में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं अलग से एक सीरीज लेके आऊंगा एमसीक्यू की बिफोर एग्जाम। मैं उसकी एक एक पूरे चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये असर्शन ए, रीजन आर, द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो डिफ्लेशनरी गैप है, जो डिफ्लेशनरी गैप है उसको कम कर सकती है सरकार बाई परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। देखो, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, सेल करती है ना। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटीज को सेल करती है, और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटीज को परचेज करती है फ्रॉम पब्लिक, राइट। लेकिन ये कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सेंट्रल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट टू इंक्रीज द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो देखो यार, ये लिखा है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इन द ओपन मार्केट टू इंक्रीज द लेंडिंग, लैंडिंग्स को बढ़ाने के लिए, राइट। ताकि पब्लिक से सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगी, पब्लिक के पास पैसा मिलेगा और बैंकों में पैसा आएगा, बैंक लोन देंगे। तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, रिड्यूस द डिफ्लेशन क्या बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, गवर्नमेंट नहीं करती है, तो स्टेटमेंट गलत है। और जो सेंट्रल बैंक वाला ये स्टेटमेंट ठीक है। तो असर्शन ए इज फॉल्स और रीजन आर इज ट्रू, यानी ये ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। तो लाइन ढंग से पढ़ना, थोड़ा सा अगर मिस्टेक कर दिया आपने तो नंबर कट हो जाएंगे। बाकी जो इस काम, यही सेम लाइन ऊपर भी लिखी है, सेम लाइन नीचे भी लिखी है, लेकिन नीचे जो लिखा हुआ है वो सेंट्रल बैंक है, इसलिए करेक्ट है। The cabinet led by the prime minister has decided that central government will provide free food grains to 81.35 crore beneficiaries under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for a period of 5 years with effect from 1st of January 2024. Based on the aforesaid statement, identify the budgetary objective. सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मैं आपको मीरा बताया था ना, MERA, तो वो क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इनकम इंस्टेबिलिटी तो कोई होता ही नहीं है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो है ही नहीं। ये सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि अमीर गरीब के बीच का फासला कम करने के लिए गरीबों को सब्सिडी दे रहे हैं, यही तो हो रहा है इसके अंदर, गरीबों को सब्सिडी दे रहे हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ GVAMP,
आपको जीवीए एमपी निकालना है। मस्ट एडेड जीवीए मस्ट बी एडेड टू जीवीए, यानी कि जीवीए एट बेसिक प्राइस, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल अप। देखो यहां पे लिखा है टू अराइव द वैल्यू ऑफ जीवीए एट एमपी डैश मस्ट बी एडेड टू ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या ऐड करोगे जरा मुझे बताओ? प्रोडक्ट टैक्सेस, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्शन टैक्सेस और नेट प्रोडक्शन टैक्सेस है, ठीक है। अच्छा, बेसिक प्राइस का मतलब कंफ्यूज मत होना, ये एफसी है, ठीक है। अब बेसिक प्राइस मतलब जो आपका बेसिक प्राइस है जो लगा है आपका, वो हो गया एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट। अब ये एमपी तक पहुंचना है तो इसमें जीवीए एफसी में आप क्या ऐड करोगे? ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट में एफसी से एमपी में प्लस एनआईटी, है ना। तो आप लिखोगे क्लास प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्ट टैक्सेस नहीं, प्रोडक्शन टैक्सेस को ही क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडीज। ओके, प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है प्रोडक्शन पे लगता है, इसीलिए लिखा है क्लास यहाँ पे सी प्रोडक्शन टैक्सेस। ओके, नहीं, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्शन टैक्सेस नहीं होगा यहाँ पे, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, ठीक है। नेट प्रोडक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडीज। आपको इसके अंदर एमपी, ये एमपी है ना क्लास, एमपी से आपको एमपी निकालने के लिए जीवीए एफसी है, एफसी में आपको ऐड करना पड़ेगा ना, मस्ट बी एडेड, एफसी में नेट प्रोडक्ट टैक्सेस आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट, प्रोडक्ट टैक्सेस है नॉट प्रोडक्शन टैक्सेस। Under the dash exchange rate system, market forces automatically adjust the surplus and deficit in the balance of payment। तो बताओ क्लास, मार्केट में ऑटोमेटिकली क्लास हो जाता है, किस मार्केट के अंदर? फ्लेक्सिबल के अंदर, फिक्स के अंदर नहीं होता। दो तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग, वो बिल्कुल अलग है, वो कंबाइन है। बट फ्लेक्सिबल के अंदर क्लास ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। From the following given diagram, identify the correct options that indicates the reference line passing through origin drawn at particular angle। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा डायग्राम जो है वो सही है। बताओ क्लास जरा यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो आपको पता है कि जो एग्रीगेट सप्लाई है ना, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट सप्लाई, वो 45 डिग्री लाइन होता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। Sixth question. As per the data presented in the Union Budget 23-24, the total receipt of the government other than the borrowing, the total expenditure are estimated 27.2 lakh crore and 45 crore respectively. The value of dash deficit will be 17.8 crore. Choose the following correct answer. तो बताओ क्लास ये कौन सा डेफिसिट है यहाँ पे? The total receipts of the government other than the borrowing, जो टोटल रिसीट्स है वो है 27.2 और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 45 है। तो 45 में से 27.2 घटा दोगे तो कितना आएगा? 17.8 ही आएगा ना, 17.8। तो ये 17.8 क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है। कौन सा डेफिसिट होता है? फिस्कल डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यही तो होता है फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला। तो ये फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहा है, बोरोइंग्स की बात कर रहा है। 7. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन बी यूनिटी। क्या एमपीसी की वैल्यू मैक्सिमम यूनिटी हो सकती है? इनकी वैल्यू 0 to 1 होती है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, एज द इनकम ऑफ द क्लास, यहाँ पे as the income of an economy increases, the proportionate income जैसे से increase होगा, the proportionate level of consumption always more than the increase in level of income। ये बिल्कुल गलत लिखा है भैया। proportional level of consumption कैसे increase in income से ज्यादा हो जाएगा? मतलब इनकम अगर जितनी इनकम 100 रुपए से बढ़ी तो कंजप्शन 150 रुपए से बढ़ा दोगे, तो गलत स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी 7th का ए ऑप्शन करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 8th, इन टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड कैन बी डिटरमाइंड बाय, एडी कैसे मिलेगा? ऑटोनोमस कंजप्शन, इंड्यूस कंजप्शन और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ये तो गलत है ना क्लास। ये सी प्लस आई होता है एडी का फॉर्मूला, राइट। एडी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई। तो यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं, ऑटोनोमस कंजप्शन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स, ऑटोनोमस कंजप्शन, इंड्यूस कंजप्शन एंड ये डी ऑप्शन करेक्ट है 8th क्वेश्चन का। क्योंकि ये जो सी है ना, इसके अंदर ऑटोनोमस कंजप्शन तो आता ही आता है, जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजप्शन होती है ना, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। और जो इंड्यूस कंजप्शन है वो बाकी जो कंजप्शन है, राइट, वो उसके अंदर आता है। और इस सी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बार प्लस बी वाई। तो ये हो गया ऑटोनोमस कंजप्शन, बाकी आप समझ लो इंड्यूस कंजप्शन, जो इनकम बढ़ेगी जो कंजप्शन बढ़ेगी वो। और फिर ऑटोनोमस, ये आई जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। तो एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई, ऑटोनोमस कंजप्शन, इंड्यूस कंजप्शन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को ऐड करके एडी आएगा।
एट्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है। 9, फॉरेन ग्रांट इन एड रिसीट्स डू नॉट लीड्स टू एनी क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट। जो फॉरेन ग्रांट मिला हुआ है वो कोई क्लेम जो है वो ठीक है, फ्री में मिला हुआ है ना, उस पर कोई सरकार का लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता। डिस्पोजल ऑफ इक्विटी बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन मार्केट में लीड्स टू डिक्रीज इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार शेयर्स को बेचेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो सरकार के एसेट्स कम हो जाएंगी। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू। 9th का सी ऑप्शन करेक्ट है। 10th का आपको बस ऐसे लिखना है आंसर 9C, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बोथ ऐसे पेपर में लिखना है, ध्यान रखना, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट 10th, बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम द ट्रेड अंडर करंट अकाउंट का दे रखा है डेटा 2024 का, रिफ्लेक्ट यूएसडी डैश बिलियन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 2024 का पूछा गया है ना, तो ये रहा 2024 का। यहाँ पे ब्लैक कलर में जो है एक्सपोर्ट है 69.72 और इंपोर्ट ज्यादा है 70.46, तो माइनस करोगे 69.72 माइनस करते हैं 69.72 माइनस 70.46, ये आ रहा है माइनस का 0.74, क्योंकि एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा, डेफिशिट है। तो ये रहा सी ऑप्शन, डेफिशिट है 0.74 का, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो देखो 10 क्वेश्चन जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जितने भी आपने अभी 10 के 10 क्वेश्चन बनाए वो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये नहीं बोलूंगा टेढ़े क्वेश्चन है, बहुत आसान भी नहीं बोलूंगा, एवरेज क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 11, 3 नंबर में आपको निकालना क्या है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड आप लिखोगे, बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, पहले जीडीपीएमपी निकालोगे फिर उसे कन्वर्ट करोगे एनडीपीएफसी में। अब आप बोलोगे सर कहीं पे लिखा तो है नहीं कि हमें एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है, क्योंकि आपको आइटम एक्सपेंडिचर मेथड के दिए हुए, मैंने पहला ही पढ़ लिया, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो कितना है 800, पहला फॉर्मूला जरूर लिख देना। फिर है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो है 170 प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ ना बहुत सारी चीजें दे रही है, कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं, तो मुझे अगर मैं देखूं तो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट दे रखा है 500, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दे रखा है 140, ये भी लेते हैं हम लोग। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और रेजिडेंशियल, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या है, देश के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं वो सारी इन्वेस्टमेंट लेनी है, चाहे उसे कोई भी करे, राइट। तो ये जो बिजनेस का फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वो है 150, रेजिडेंशियल कंजप्शन जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट है 120, इन्वेंट्री जो है इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट है 140, और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक पे इन्वेस्टमेंट किया है 500, प्लस नेट एक्सपोर्ट, और यहां दिया हुआ है एक्सेस ऑफ इंपोर्ट। अच्छा इंपोर्ट ज्यादा है तो ये नेट इंपोर्ट है, प्लस की जगह माइनस कर देना। देखो एक्सेस ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो ये हो गया नेट इंपोर्ट। आई बात समझ में, क्या बोलते हैं इसको, नेट इंपोर्ट। तो ये 800 हो गया प्लस 170 हो गया प्लस 150 प्लस 120 प्लस 140 प्लस 500 माइनस का 20, तो 1860 आ गया आपका जीडीपी एमपी। निकालना क्या है, एनडीपीएफसी, गिवन क्या है जीडीपी एमपी। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम है, एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी, तो 1860 हो गया। डेप्रिसिएशन है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल हो गया 40, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे रखा है आपको 70, 110 घटा दो आप इसमें से, 1750 आपका आंसर आएगा, 1750, 1750, ये आ गया आपका एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके चलो न्यूमेरिकल तो आप कर लोगे, फॉर्मूला जरूर लिख के आना इस पे। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल्स के साथ आपको ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पे दे रखा है स्टेट द स्टेप्स pertaining to the estimation of national income under income method। तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैसे निकालेंगे स्टेप वाइज बताना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ऑब्वियसली स्टेप 1 के अंदर इन्होंने लिख रखा है कि आपको आइडेंटिफाई क्लासिफाई करना है यूनिट्स को, कौन कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, तीनों सेक्टर को क्लासिफाई करना है। तीनों सेक्टर में जितने भी इनकम्स हैं, चाहे वो कॉम्पनसेशन ऑफ, आप फॉर्मूला जरूर लिखना है यहाँ पे, मस्ट है। देखो पहले आप लिखोगे तीनों सेक्टर के बारे में, फिर दूसरा लिखोगे फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या क्या लेना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड, इन सबको ऐड करके जो है आएगा वो है एनडीपीएफसी। तीनों सेक्टर का ऐड करोगे एनडीपीएफसी, फिर एनडीपीएफसी को कन्वर्ट करोगे नेशनल इनकम में। कैसे करोगे आप, ये वाला फॉर्मूला, पहले तो ये फॉर्मूला लिखना एनडीपीएफसी निकालने का, फिर आप कन्वर्ट करोगे एनडीपीएफसी, यहाँ लिख देना एनएनपीएफसी, है ना। आप कन्वर्ट करके फॉर्मूला लिख देना, डिटेल लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआई है।
तो आप यही लिखोगे, देखो फाइनली एस्टिमेटेड एंड एडेड द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अराइव नेशनल इनकम। तो आप एनडीपीएफसी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। तो मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि आंसर आपको कैसे लिखना है। तो आप पहले लिखोगे तीनों सेक्टर को आइडेंटिफाई करोगे, फिर ये फॉर्मूला पुट करोगे, फिर ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे, आपका नेशनल इनकम पहुंच जाओगे। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, क्वेश्चन नंबर 12। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट में बी कैटेगराइज्ड इनटू टू हेड, है ना। टैक्स रेवेन्यू दो हेड्स के अंदर है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों के बारे में प्रॉपर लिखना विद एग्जांपल, खत्म बात। इन्होंने जो लिखा है वो नहीं, जो मैंने आपको लिखवाया ना, जो आपने साल भर याद किया वो लिखना। ये नहीं कि आप इनके आंसर्स को याद कर लो, ऐसे कितने आंसर याद करोगे। 13, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विटनेसेस शार्प टर्न अराउंड ड्यूरिंग 2023-24 विद नेट एफपीआई, यानी कि जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से इनफ्लो है $32.4 बिलियन, इन विच सब अकाउंट एंड ऑन विच साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अवर ट्रांजेक्शन विल रिकॉर्डेड। तो देखो यार, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो फॉरेन जो करेंसी का इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो करंट में नहीं आएगा, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, और इनफ्लो हो रहा है तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो ये और दूसरा, स्टेट द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट किसको बोलते हैं, जब ऑटोनोमस पेमेंट्स ज्यादा हो ऑटोनोमस रिसीट से, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट अकर्स व्हेन ऑटोनोमस रिसीट्स फॉल शॉर्ट। वही भाषा लिखी है, ऑटोनोमस रिसीट कम है या ऑटोनोमस पेमेंट ज्यादा है, बात तो बराबर है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड, देखो ना, क्रेडिट मतलब प्लस साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, क्योंकि ये वो चीज है जो क्लास करंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती, और क्रेडिट का मतलब होता है प्लस आइटम, क्योंकि फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है और ये एसेट्स और लायबिलिटी में चेंजेस करता है इंसान के, इसीलिए इसको कैपिटल अकाउंट के अंदर डालते हैं, बस खत्म। It record on the credit side as it result inflow of the foreign exchange. Furthermore, such transactions are documented in capital account as they reflected the change in the ownership of financial asset between the residents or the rest of the world. ठीक है, next, सेविंग कर्व आपको डेरिवेशन करना है, जस्टिफाई करना है क्लास स्टेप्स के साथ। तो देखो मैंने आपको ये बता रखा है पहले से, बनाने के लिए सिखा रखा है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। तो आप सबसे पहले डायग्राम, पहले आप नंबर वाला डेरिवेशन करोगे। कैसे करोगे, एस इक्वल टू वाई माइनस सी, वाई का फॉर्मूला, सी का फॉर्मूला क्या है, ए बार प्लस बी वाई, उसको सॉल्व करके पूरा का पूरा एस इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। पहले आप ये वाला स्टेप करोगे, ठीक है, फिर आप ये डायग्राम बनाओगे। तो यहाँ पे देखो, ये रहा एक्स एक्सिस, जितने से यहाँ पे सेविंग्स कर्व शुरू करोगे ना, उतना ही गैप यहाँ भी होना चाहिए। तो ए बार माइनस ए बार ये सेम होना चाहिए, और ये 45 डिग्री से बनाना एग्रीगेट सप्लाई। ये हो गया कंजप्शन, जहाँ पे सी और वाई बराबर है, उसको बी बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। उसके नीचे लाइन खींचना और सेविंग को यहीं से निकालना। तो ये जो ये हो गया क्लास आपका एरिया डिसेविंग्स, आगे हो गया क्लास आपका एरिया सेविंग्स। तो आप इसमें 3 पॉइंट लिखोगे। पहला कि जहां से सी शुरू हो रहा है उसी नेगेटिव से एस भी शुरू होगा, और जहां पे वाई सी दोनों बराबर है उस कॉरेस्पॉन्डिंग पे एस जो है वो 0 होगा। स्लोप ऑफ सी कर्व इज एमपीसी, स्लोप ऑफ एस कर्व इज एमपीएस, 1 माइनस स्लोप ऑफ सी कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस कर्व। ये सब पढ़ा रखा है बेटा, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ये तो मैं रिकॉल करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। तो अगर आपको लग रहा है फास्ट है तो फास्ट नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करा रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ रिवीजन, ओके। और आप ये वो सारे के सारे पॉइंट्स कैसे आपको बनाओगे वो आपको लिखना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हटा दो क्लास, क्योंकि ये जो विजिबल इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए तो हटा दो, ठीक है। तो बस ये देखो पॉइंट्स आपको लिखने, और वहाँ पे वो डिराइव करना, और डायग्राम सुंदर सा आपको बनाना। डायग्राम में लिखना जरूर, ये कंजप्शन है, ये सेविंग्स है, ये इनकम है ना, ये सारी चीजें लिखना आप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब कुछ लिखना। फॉर द, अगर आपको वो समझ नहीं आता तो ऑप्शन में भी है, मैंने सारे ऑप्शंस क्वेश्चंस को भी यहाँ पे कवर कर रखे हैं, सो डोंट वरी। फॉर 2 हाइपोथेटिकल इकोनॉमीज ए और बी, द वैल्यू ऑफ एमपीसी स्टैंड्स 0.6 एंड 0.8। इसका 0.6 एमपीसी है, इसका 0.8 एमपीसी है। अज्यूमिंग फॉर बोथ इकोनॉमाइज ऑटोनोमस कंजप्शन इज टू बी 40 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 करोड़ का है। कैलकुलेट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम फॉर इकोनॉमी ए और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर इकोनॉमी बी। तो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम निकालना इकोनॉमी ए के लिए, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है इकोनॉमी बी के लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो सबसे पहले आप कैसे निकालोगे, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जहां पे y इक्वल टू सी होता है, यानी s इक्वल टू 0 होता है। तो सेविंग्स को 0 ले लो, माइनस ए बार, तो ए बार कितना है 40 है, प्लस एमपीएस इंटू वाई। तो एमपीएस कितना है क्लास ए का, अगर एमपीसी 0.6 है तो एमपीएस 0.4 होगा, उधर भेज दो, 40 आएगा डिवाइड में 0.4 इक्वल टू वाई, पॉइंट हटेगा 0 लगेगा 100, तो y आ गया 100। देखो सॉल्यूशन भी देखो, y आपको 100 दे रखा है। दूसरा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है इकोनॉमी बी
डी का, तो इनकम का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस एस, लेकिन इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम में तो एस आई के बराबर होगा, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, सी प्लस आई। सो वाई इक्वल टू सी प्लस आई। सी कैसे निकलेगा, ए बार प्लस बी वाई, तो ए बार कितना है, ए बार है 40 प्लस बी वाई, बी है कितना है क्लास, बी का 0.8 इंटू वाई। तो आप देखो क्लास इधर भेज दो, तो ये अगर 0.2 वाई इज इक्वल टू 40, राइट। अच्छा प्लस आई भी तो है यहाँ पे, और आई कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे 100 है, तो ये 140 हो जाएगा। सो वाई इक्वल टू 140 अपॉन 0.2, तो ये हो गया 700, तो इनकम आ गया 700, 700। देखो यहाँ पे दे रखा, खत्म बात, 2 मिनट में हो जाएगा। तो इको का और बीएसटी का पेपर नहीं छूटता है, किसी का भी छूटता है अकाउंट्स का, वहां पे सब में कैलकुलेशन घुसी पड़ी है, बट ये आसान है। इन सब में देखो, आपको पेपर में अगर ये 4 नंबर का सवाल है तो आपको मिलते हैं लगभग 10 मिनट, 3 नंबर का सवाल है 7 मिनट आपको लगभग मिल जाएगा इसके अंदर, और ये हो जाता है 2 से 3 मिनट में, है ना। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। यूनियन मिनिस्टर stated that investment in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. In the view of this, capital investment outlay is being proposed to increase the budget 23-24 by 1000 करोड़। तो ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट है कि 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और आएगी, जिसके बेसिस पे एक्सप्लेन करना है द वर्किंग। इतनी कहानी लिखी, सीधे सीधे लिख दो ना कि वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शो करना है, लेकिन नहीं, कोई बच्चा रट के आएगा तो फंस जाएगा इसमें, भाई क्या है, परेशान हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस, वही चीज है, लेकिन घुमा फिरा के आपको पूछा, वही इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताया था ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, देख लो मैंने ऐसे कहा था कि आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और देखो वो आया भी 6 नंबर में, लेकिन आपको डिटेल में बताना है ना, घुमा फिरा के बोल दिया। सीधे सीधा इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बड़ा है और एमपीएस 0.20 है, तो एमपीसी कितना होगा 0.80, ये एमपीएस है, ध्यान रखना। तो आपको टेबल बनाना है, उसी टेबल को आपने अपनी भाषा में, इनकी भाषा में नहीं, अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना है। तो राउंड हो गया 1 2 3 4, आप और भी राउंड ले सकते हो, लास्ट में हम लोग ऑल अदर राउंड भी लिख सकते हैं, हम लोग, हमारी तो आदत है हम लोग ऑल अदर राउंड लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ 100 करोड़ से, तो फर्स्ट राउंड में इनकम भी 1000 करोड़ से, जो इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से इंक्रीज हुआ है तो इनकम भी 1000 करोड़ से इंक्रीज होगा। तो कंजप्शन, जो चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन कंजप्शन है, ये है 0.8 यानी 80%, ये 0.2 यानी कि 20%। आप चाहो तो वो 0.2 वाला कॉलम ना बनाओ तो भी चलेगा। तो 800 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, इनकम बढ़ेगा। तो अगर 1000 करोड़ से फर्स्ट राउंड के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो इनकम भी 1000 करोड़ से बढ़ेगा, जिसका 800 करोड़ लोग खर्च कर देंगे और 200 करोड़ लोग बचा लेंगे। फिर सेकंड राउंड में यही 800 करोड़ किसी और की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। फिर वो इसके 80% 640 करोड़ जो है वो खर्च करेंगे, बिकॉज इकोनॉमी का जो एमपीसी है वो 0.8 है, वो सबके लिए 0.8 ही है, ठीक है। अब इसमें से कुछ लोग ज्यादा कंजप्शन करेंगे, कुछ कम करेंगे, बट ऑल इकोनॉमी की बात करें, मैक्रो लेवल की बात करें, तो मैं कॉमन नंबर लेते हैं, हम मानते हैं वो सबके लिए 0.8 है। फिर 640 यहाँ, फिर उसके 80% 512 128 सेविंग, और ऐसा चलता चला जाएगा। लास्ट में 1000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, उससे इनकम जो बढ़ेगा वो 5 गुना बढ़ जाएगा, 5000 करोड़। वो कैसे पता चला, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/MPS, तो 1/0.2 दैट इज 5 टाइम्स। तो 1000 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5000 करोड़ से आपकी इनकम बढ़ जाएगी, अगर इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ा तो 80% 5000 का 4000 और ये 1000। अब 5000 में से ये तीनों घटा के फिगर यहाँ लिख सकते हो, बैलेंस ऑल अदर राउंड, और यहाँ 4000 में से घटा के ऑल अदर राउंड, 1000 से घटा के ऑल अदर राउंड, वो भी आप लिख देना। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि लिख देना आप, जैसा मैंने सिखाया है आपको। इन्होंने नहीं लिखा नो प्रॉब्लम, बट आप लिख देना और बता देना कि इन्वेस्टमेंट अगर 1000 करोड़ से बढ़ेगी तो इकोनॉमी में इनकम जो है वो 5 गुना 5000 से करोड़ से बढ़ जाएगी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो कितना है 5 टाइम्स, 5 क्या लिख देना टाइम्स, ठीक है। उसी को इन्होंने क्लास देखो एक्सप्लेन किया है सिंपल एक स्टेप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, घुमा फिरा के, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, सब घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। तो जो मैं अपने मॉक्स में लेके आऊंगा ना, वो इसी टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा बिफोर एग्जाम। जो मेरे मॉक्स आते हैं जिनसे पूरा पेपर फंसेगा, वो इसी टाइप के आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज सीबीएसई पागल नहीं जो आपको सैम्पल पेपर दे रहा है ऐसे, है ना। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। एज सोसाइटी डेवलप फ्रॉम हंटर एंड क्लास गैदरर्स द, ये कितना बड़ा केस स्टडी है इसके अंदर पूरा का पूरा, अरे बाप रे, ये अगले पेज तक भी जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट कॉमनली अंडरस्टैंडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम लोग पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं क्या है। और ओवर द centuries money has evolved in various form in the light of the given statement. State discuss the verify any two briefly explain any two forms of money. फॉर्म्स ऑफ मनी, बहुत पैसा, अभी प्लास्टिक मनी चल रहा है, उससे पहले मेटेलिक मनी था, है ना, अभी पेपर मनी,
पेपर मनी आया, फिर प्लास्टिक मनी आया, सबसे पहले मेटलिक मनी था। तो ये मनी ना बहुत अलग अलग फॉर्म्स में है, आपको दो फॉर्म्स बताने हैं। चलो केस स्टडी पढ़ेंगे तो आइडिया मिल जाएगा। वेरियस इकोनॉमिक्स हैव फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दैट इन द मॉडर्न टाइम डिजिटल करेंसी लाइक सीबीडीसी, अभी है क्या सीबीडीसी पढ़ेंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक ने भी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया। हाउएवर इट कम्स विद ओन बेनिफिट्स एंड पोटेंशियल रिस्क। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिविंग वैलिड आर्गुमेंट्स इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। जो बच्चे रट के आएगा ना यार, वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, अपनी ओन लैंग्वेज में आप आंसर्स लिखने चाहिए, तभी आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा। तो आओ पढ़ते हैं क्या है इसके अंदर। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। एज सोसाइटीज डेवलप फ्रॉम हंटर्स एंड गैदरर्स, ठीक है, द मटेरियल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्रीज। भाई पहले लोगों की नीड नहीं थी इतनी, रोटी कपड़ा मकान, बस शरीर पे कपड़ा भी क्या है ना, चमड़े का होता था, पत्तियों से ढकते थे, आपको पता होगा इस चीज के अंदर, ठीक है, एंशिएंट टाइम्स में। टू बिल्ड अ हाउस, आज लोगों को घर बनाना है, कपड़े अलग अलग पहनने, वेपन्स बनाने हैं, अलग अलग तरीके के इंप्लीमेंट्स एक्सेट्रा। सिंस दीज नीड्स कुड बी प्रोड्यूस इंडिविजुअली, तो भी सारा आप अकेले खुद नहीं कर सकते, अलग अलग इंसान अलग अलग चीज बनाता है, आपको दूसरों से उसे खरीदना पड़ता है। दीज परचेजेस फॉर एग्जाम्पल वर पेड इनिशियली बाई बाटर, पहले बाटर सिस्टम होता, सामान के बदले सामान। अ लेदर स्किन क्लॉक फॉर अ स्पेयर, यानी कि अगर किसी को भाला चाहिए तो लोग लेदर का जैकेट टाइप का पहनते थे पहले, तो जैकेट दो और भाला लो। एज बाटर हैज इट्स लिमिट्स, उनकी प्रॉब्लम थी। हाउ मेनी क्लॉक फॉर अ स्पेयर, एक जो कपड़ा है, जैकेट है, उसके बदले कितने आपको भाला मिलेगा, और कोई देना चाहता है भी कि नहीं देना चाहता। बाटर गॉट स्टैंडर्डाइजेशन इन टर्म्स ऑफ मेटल और क्राउल शेल्स। तो क्लास ये ना धीरे धीरे क्या किए, बाटर के बाद आया मेटल कॉइन्स, है ना, सिक्के टेढ़े मेढ़े डिजाइन के हुआ करते थे ना, वो सब सिक्के। नाउ पीपल न्यू दैट द वैल्यू ऑफ बोथ द क्लॉक एंड द स्पेयर इन टर्म्स ऑफ ब्रॉन्ज। तो अब लोगों ने क्या किया, इनकी वैल्यू कर दी कि अगर आपको कपड़ा चाहिए तो इतने सिक्के देने पड़ेंगे अशरफियां, है ना, और अगर आपको ब्रॉन्ज के, सिल्वर के, और आपको अगर भाला चाहिए तो आपको इतनी असरफियां देनी पड़ेंगी। दिस वाज स्टिल बाटर, लेकिन अभी भी ये बाटर ही है। एज बोथ ब्रॉन्ज एंड शेल्स हैड इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या है, किसी भी कमोडिटी की वैल्यू कितनी है। जैसे अभी 20 का सिक्का भी आता है, तो 20 रुपए का जो सिक्का है वो किसी ना किसी मेटल से बना हुआ है, ब्रॉन्ज से बना हुआ है ना, एलॉय से बना हुआ है, मान लो ब्रॉन्ज नहीं, एलॉय से बना हुआ है वो। तो वो एलॉय की भी तो कुछ कीमत होगी, उस सिक्के को गलाओगे तो भी तो 1 रुपए मिलेगा, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। और सिक्के के ऊपर जो 20 रुपए लिखा है वो क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। Shelvers desired for their beauty. This system evolved over time into metal currencies. फिर धीरे धीरे metal currency बना. Gold and silver coins were in the offshoot of this system, where they had features of barter. Both gold and silver has intrinsic value. As well as money, they have standardized representation of value in respect of money. Two factors emerge historically. Money has taken the form either commodities which have intrinsic value or in terms of debt instruments. Money is usually issued a sovereign यानी कि central bank as its representative. In modern economies, currency is form of money that is issued exclusively by some competent authority like central bank. It is a liability of the issuing central bank and the assets of the holding public. Currency is usually issued in paper और फॉर्म, बट फॉर्म ऑफ करेंसी इज नॉट डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि दो फॉर्म की बात हो गई यहाँ पे, मेटलिक मनी और पेपर मनी। देखते हैं आंसर, ये रहा मेटलिक मनी और पेपर मनी, दोनों को क्लास आपने क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है, खत्म। जो लिखा हुआ है वहीं से उठा के एक्सप्लेन कर दो और अपनी भाषा में भी थोड़ा सा ऐड ऑन कर दो, दैट्स इट। तो अब आप बोलोगे सर इतना छोटा लिखना है, बेटा देखो जब क्वेश्चंस बड़े होते हैं ना तो उनकी लेंथ मैटर नहीं करती, आप उस पॉइंट को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इसको पढ़ने में भी तो टाइम जा रहा है, तो आपको लंबा लंबा लिखना नहीं है, इसका आंसर छोटा लिखो तो भी नंबर मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखो। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, अच्छा यहां पे आगे, इन द रिसेंट पास द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आरबीआई ने भी सीबीडीसी इशू कर दिया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशू बाय सेंट्रल बैंक इन डिजिटल फॉर्म। इट्स class serve all the purpose of a paper currency in a different form. The introduction of CBDC has potential to provide significant benefit such as reduced dependency on cash, lower transaction cost, reduced settlement risk. पैसा लेके आने जाने का खर्चा भी जो है वो बच गया। CBDC would possibly leads to more robust, efficient, trusted regulatory payment options. There are associated risks such as, उसमें रिस्क भी है, साइबर अटैक हो सकता है, टेक्नोलॉजी क्लास प्रिपेयर्डनेस हो सकता है, बट दे नीड केयरफुली इवैल्यूएटेड अगेंस्ट द पोटेंशियल बेनिफिट। तो बेनिफिट ज्यादा, हर चीज का रिस्क है ना भाई, ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो तो फायदा भी है और रिस्क भी है, लेकिन फायदे ज्यादा हैं। तो आप लिखोगे वेरियस इकोनॉमाइज
have formed a strong opinion that in the modern times digital currency like CBDC is quite essential. However, it comes with own benefits and potential risk. Do you agree? Yes, आप बिल्कुल इससे अग्री करोगे कि यार ये बहुत बेनिफिशियल है. ऑब्वियसली रिस्क है तो सोच समझ के इसको यूज करना है सिक्योरिटी के साथ. बट यस, द इंट्रोडक्शन ऑफ CBDC provides significant benefits such as reduced dependency on cash, lower transportation cost and reduced settlement risk. वही लाइन जो ऊपर जो लिखा हुआ है वही उठा के कट कॉपी पेस्ट, खत्म बात. उन लैंग्वेज में लिखना चाहो तो ऐड ऑन कर सकते हो, बट यस आपका मेन आंसर है. ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल डेटा, रियल जीडीपी आपको दे रखा है, ये नॉमिनल जीडीपी और ये हो गया रियल जीडीपी. बेस ईयर प्राइस है ना, तो इसको रियल जीडीपी बोलते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल जीडीपी और एडजस्टेड बेस ईयर प्राइस उसको बोलते हैं रियल जीडीपी. कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी इन द 2023 यूजिंग 2020 एज द बेस ईयर. The public investment on the construction of multi-lane flyover may reduce the traffic congestion on the basis of. अच्छा चलो छोड़ो, पहले इसको देख लेते हैं. क्या पूछा है आपको, क्या पूछा है? कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी और 2023 है ना, यूजिंग 2020 एज द बेस. तो 23 का बोला है, 23 का चेंज कितना है? 4500 हो गया, पहले था 4000 अपॉन 4000 इंटू 100 है ना. तो ये कितना क्लास आएगा यहाँ पे, ये देखो दे तो रखा है 4500 माइनस 4000 अपॉन 4 था, तो 500 रुपए का चेंज है ना. 1 करोड़ में होगा फिगर, 500 करोड़ का चेंज है. 4000 पहले था, 500 करोड़ का चेंज है, 12.5% का चेंज आ गया. तो चेंज इन रियल जीडीपी आएगा 12.5%. बाकी बोला है अगले क्वेश्चन में, द पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मल्टी लेन फ्लाईओवर जो बना रहे हैं वो ट्रैफिक कंजेशन कम करेगा. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिस्कस लाइकली इंपैक्ट ऑन जीडीपी. तो इससे क्या होगा, कैसे वेलफेयर बढ़ेगा? द पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मल्टी लेन फ्लाईओवर में इम्पैक्ट द जीडीपी पॉजिटिवली. ऑब्वियसली क्लास रास्ता जो है कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ जाएगा, हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा इकोनॉमी के अंदर, इंक्रीज इन रोजगार मिलेगा लोगों को. जब फ्लाईओवर बनेगा तो हजारों लोग उसके अंदर काम करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा, इकोनॉमी में मटेरियल बिकेगा है ना, ट्रैवल टाइम कम होगा, लोअर एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. भाई अगर मान लो दिल्ली से यहाँ मेरे पास लगता है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस लगता है, तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस लगता है तो मान लो 50 रुपए ले रहा है मान लो गाड़ी वाला. अगर ये 10 मिनट के अंदर आ जाए और डिस्टेंस भी थोड़ा सा कम हो जाए, कोई शॉर्ट रूट बन जाए, तो शायद वो 5 रुपए 10 रुपए में भी आ जाए मेरे पास. यानी कि अगर रास्ता इजी होगा, रास्ता आसान होगा, ट्रैफिक लेस होगा और छोटा होगा रास्ता है ना, तो खर्चा कम आएगा ट्रांसपोर्टेशन का. इसमें क्लास कॉन्सिक्वेंटली इट में इंक्रीज द वेलबींग, ऑब्वियसली क्लास लोगों का भला भी होगा. तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, अपनी भाषा में लिखना है. सोचो ये कहीं कोई किताब में नहीं दिया हुआ है, सोच समझ के यार इसका इंपैक्ट क्या होगा जीडीपी पे, यार अपनी बुद्धि लगाओ और आंसर बना बना के लिखो. और सभी बच्चे ऐसे लिखेंगे, नॉट ओनली यू, तो नंबर पूरे मिलेंगे. नहीं आता तो आपके पास ऑप्शन भी है. Basic classification of final goods into consumption and capital goods depend upon the economic value of its use. Defend और refute. Defend मतलब आप सपोर्ट दे रहे हो उसका, refute मतलब आप उसके अगेंस्ट में हो. Defend मतलब बचाव, जैसे अपने दोस्त का बचाव करते हो ना, नहीं भाई इसकी गलती नहीं है, उसी तरीके से. With the help of suitable example. तो मुझे बताओ ना क्लास कि जो फाइनल गुड्स है वो नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कंज्यूमर गुड्स होगा कैपिटल गुड्स होगा. जैसे आपने मशीन खरीदी, अगर आप मशीन घर के लिए खरीदते हो तो वो कंज्यूमर गुड्स हो गया. वही मशीन अगर आपने बिजनेस में लगाते हो, इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज करते हो तो वो कैपिटल गुड्स हो गया. मैंने अपने लिए गाड़ी खरीदी तो ये कंजप्शन गुड्स हो गया. लेकिन यही गाड़ी मैं जो है टैक्सी में चलवा रहा हूं तो ये कैपिटल गुड्स हो गया, क्योंकि वो मशीनरी की तरह यूज किया जा रहा है. तो ये स्टेटमेंट इज ट्रू. आप बिल्कुल स्टेटमेंट को डिफेंड करोगे, आप बिल्कुल स्टेटमेंट का बचाव करोगे. और एग्जाम्पल देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है. Capital goods are those final goods that are used for further consumption of goods can be considered. Example machinery, वही देखो लिया हुआ है. मशीनरी परचेज बाई हाउसहोल्ड, ये हो गया कंजप्शन गुड्स. वेयर एज अगर इसे क्लास प्रोडक्शन पर्पस से यूज कर रहे हैं तो उसे कैपिटल गुड्स कहेंगे. तो वही सेम लिखा गया है जो मैंने बताया आपको. नेचुरल कैलेमिटी इन द हिल स्टेट of India have led to massive destruction of capital asset. Identify the type of loss, depreciation और capital loss. क्या होगा भाई, अगर नेचुरल कैलेमिटी हो रही है तो ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये कैपिटल लॉस है. The massive destruction of capital asset caused by the recent natural calamities in hill state of Himachal Pradesh and Uttarakhand can be considered as a capital loss. तो ये capital loss है. capital loss का मतलब लिख लो, बस बात खत्म. आपको यही करना था इस क्वेश्चन में. 18 क्वेश्चन. ये अब सेक्शन बी में आ गए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो यहाँ भी आपको 10 एमसीक्यू मिलेंगे. ओके अब देखो, बजट से इन्होंने कोई रेवेन्यू डेफिसिट नहीं पूछा, कैपिटल डेफिसिट नहीं पूछा, इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में नहीं पूछा, इन्होंने डिफरेंस नहीं पूछा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का. तो बहुत सारी चीजें हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ पूछा ही नहीं. सब क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो बी केयरफुल,
जो मैं मॉक टेस्ट लेके आऊंगा एसपीसीसी ऐप पे एग्जाम से 2-3 दिन पहले, उनको जरूर बना के जाना है आपने। ओके, वो स्ट्रिक्टली सी पैटर्न पे के ऊपर रहेगा। सेक्शन बी, अब इसमें लिखा है क्लास फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोवाइड रिसोर्सेस, असिमुलेट वेस्ट, सस्टेन लाइफ, एस्थेटिक सर्विसेज, ये दोनों करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड। जनरेट वेस्ट नहीं है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस नहीं है, बेटर क्वालिटी लाइफ इसी के अंदर आता है, ठीक है, एस्थेटिक सर्विस के अंदर आता है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये दोनों पॉइंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन आपको करना नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बाकी फंक्शंस यही आएगा, 4 फंक्शन जो है उसमें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1, द ब्रिटिश पॉलिसीज led to collapse of Indian world famous handicraft industry। ब्रिटिश पॉलिसी ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कोलैप्स कर दिया, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया द कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी इज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। गलत, कॉलोनियल रूल के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कंट्रीब्यूशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इवन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वही ग्रो, एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत ग्रो नहीं हो पाया। इन्होंने कुछ सर्विस सेक्टर ग्रो किया, लाइक ट्रांसपोर्टेशन जो है, रेलवे, उसको ग्रो किया, बाकी इन्होंने कहीं कुछ काम नहीं किया। तो गलत स्टेटमेंट लिया हुआ है ये तो, है ना। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। इन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, इनके ऑप्शंस भी कंफ्यूजिंग होते हैं। सीबीएसई जब क्वेश्चन पेपर बनाता है ना तो ये सोचता है कि कितना कंफ्यूज कर सके, मतलब बच्चे को कंफ्यूज करो ऑप्शंस के थ्रू, कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो चेक करने के लिए। तो आप क्वेश्चन को ना पढ़ने में समय जो है बिल्कुल लगाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। आगे लिखा हुआ है the Education Commission 1964 to 66 has recommended that at least 4% of GDP to be spent on education। बताओ ये क्लास 4% है, कितना परसेंट था? कमेंट सेक्शन में, 4 तो गलत है ही, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्लास कितना रिकमेंडेशन किया गया था एजुकेशन कमीशन में। तो ए तो हो गया फॉल्स, और एक ही ऑप्शन है इसके अंदर जहां पे ए फॉल्स है और आर ट्रू है, दोनों फॉल्स तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। मैंने दूसरा वाला पढ़ा भी नहीं, फिर भी मैंने बता दिया डी ऑप्शन। बुद्धि लगाओ, अगर पहला गलत है तो इसमें तो कह रहा दोनों ट्रू है, ये तो होगा नहीं, इसमें कह रहा दोनों ट्रू है तो होगा नहीं, ए ट्रू है तो होगा नहीं, तो बचा क्या? डी ऑप्शन। तो ए पक्की बात है फॉल्स है, तो आर पक्की बात है ट्रू है। बट आर को पढ़ते हैं, क्या पता कल को किसी और पैटर्न में क्वेश्चन आ जाए। द यूएस गवर्नमेंट हैव बीन स्टेपिंग अप एक्सपेंडिचर्स इन द एजुकेशन सेक्टर ओवर द इयर्स टू फुलफिल, नहीं यूएस नहीं है सॉरी, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट है भाई, को यूएस की बात कहां से आ गई। फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग सेंट परसेंट, यार कुछ मिसिंग है, परसेंट लिटरेसी, है ना। तो लिटरेसी को बढ़ाने के लिए सरकार स्टेप्स तो ले रही है, खर्चा तो कर रही है, तो स्टेटमेंट ट्रू है, यानी 20वें का डी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ मिसिंग है यहाँ पे, देख लेना, क्या पता सैंपल पेपर में ही गलती हो, वहीं से कॉपी हुआ है ये। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा द पॉलिसी मेकर ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द इकोनॉमिक सिस्टम दैट फंडामेंटली इंप्लाइज दैट को एग्जिस्टेंस ऑफ मुझे बताओ क्लास, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट दोनों, है ना। आजादी के बाद सरकार ने पब्लिक और प्राइवेट, हमारी यानी कौन सी इकोनॉमी थी? मिक्स्ड इकोनॉमी। सरकार कौन सी इकोनॉमी फॉलो कर रही थी? मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों का यहाँ पे पार्टिसिपेशन। द इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग इन कंटेम्परेरी इंडिया कंसिस्ट सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस नेमली। तो ये कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं? ये एक से ज्यादा आंसर्स हैं, इसके ध्यान रखना, एक से ज्यादा आंसर्स हैं। तो रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक। बताओ क्लास ऑप्शंस क्या क्या है? ये नीचे है, तो ये चारों ही सही है, यानी कि द इंस्टीट्यूशन में चारों रूरल बैंकिंग सेक्टर में ना, और ये चारों ही है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही आपने पढ़ रखा है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स होते हैं, बट यहाँ पे चारों गिवन है तो चारों ही लगाएंगे। Identify which of the following statement is incorrect about the financial sector reform introduced in 1991। Enable and establishment of private sector bank, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर बैंक की तादाद जो है बढ़ गई थी रिफॉर्म्स के बाद। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट बढ़ गई थी क्लास अराउंड 74%। थोड़ा इस पे देखते हैं आगे चल के क्या होता है, और कोई ऑप्शन मिल जाए साफ साफ गलत। आपको बोला इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये भी ठीक है। चेंज इन द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम फैसिलिटेटर टू रेगुलेटर, यार गलत गलत, ये डी गलत है, उल्टा लिखा है, रोल रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हो गया था, ना कि फैसिलिटेटर से रेगुलेटर। तो पक्की बात है, ये फिगर भले ही आपको नहीं याद हो, लेकिन डी ऑप्शन 23 का बिल्कुल करेक्ट है। 24 क्वेश्चन पे आते हैं। चाइनाज डेमोग्राफिक प्रॉब्लम ऑफ 4 to 1। 4 to 1 की प्रॉब्लम क्या होती है? ग्रैंड पेरेंट्स होंगे 4, माता पिता होंगे 2 और बच्चा होगा 1, कुल मिला के से बोलते हैं वन चाइल्ड पॉलिसी। तो जो 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी आया, रिजल्टेड हायर प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल। तो एल्डरली इंडिविजुअल 4 हो गए बूढ़े, कंपेयर टू द यंगर पॉपुलेशन 2 और बच्चे 1।
दिस वॉज प्राइमरली ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कौन सा है, वन चाइल्ड पॉलिसी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, वन चाइल्ड नॉर्म यानी वन चाइल्ड पॉलिसी। डैश वाज सेटअप इन 1974, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाटर और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए था, ये ना वाटर एयर पॉल्यूशन। तो देखो डेटा से क्वेश्चन पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है, साफ साफ डेटा नहीं मांगा। तुम लोग डरते हो डेटा पूछ लेगा, तुमको डेटा दिया है, नाम पूछ रहा है, डेटा तो मांग ही नहीं रहा। Assuming in a hypothetical economy, real gross GDP recorded growth rate 9% during a fiscal year. However, the economy faces a significant challenge in terms of creating adequate number of employment opportunity. अच्छा, identify the situation indicated in the given statement. Casualization, informalization, formalization या formalization तो है नहीं कुछ, या jobless growth. देखो क्या होगा, जीडीपी बढ़ रही है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्या है, जॉबलेस ग्रोथ है। ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन जॉब नहीं मिल रही। 27. During the period 1951 to 2016 led to increase in the milk production in India by about 10 times. तो मिल्क प्रोडक्शन किसकी वजह से बढ़ रहा है, ऑपरेशन फ्लड की वजह से। सच बताऊं तो इसके एमसीक्यू ना मैक्रो वाले एमसीक्यू से ज्यादा इजी थे। एक दो क्वेश्चन ऑब्वियसली टफ रहा है लेकिन बाकी क्वेश्चन सच में आसान थे। अब बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। अब 28 पे आते हैं। क्रिटिकली अप्रेज द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स 1991। सरकार ने 1991 में प्राइवेट सेक्टर को रोल बढ़ा दिया और सरकार ने अपने रोल्स को कम कर दिया गया, सरकारी शेयर्स को प्राइवेट कंपनी को बेचते चले गए कि ठीक है भाई आप कर देना। उसका फायदा क्या हुआ आपको ये बताना। डिसइन्वेस्टमेंट एम टू बूस्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड मॉडर्नाइजेशन। द गवर्नमेंट एक्सीड इट्स मोबिलाइजेशन टारगेट बट एसेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैड बीन अंडरवैल्यूड रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट लॉसेस टू द गवर्नमेंट। मोर एवर द प्रोसीड्स वर प्राइमरली यूज्ड टू कवर शॉर्टफॉल ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो धीरे धीरे सरकार के लॉसेस बढ़ रहे थे, उनको खत्म करने के लिए और इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सरकार ने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया। टफ लगता है तो और वाला कर लो आप। तो ये जो शुरू के 15 मिनट आपको मिलेंगे ना, उसी में डिसाइड करना है आपको क्वेश्चन करना कौन सा है, मेन वाला करना है या ऑप्शन वाला करना है, ये आपको शुरू में डिसाइड करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन इज एन एसेंशियल आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी। तो ग्लोबलाइजेशन जो जिसकी वजह से आउटसोर्सिंग हमारा जो प्रमोट हुआ उसके बारे में बताना है आपको। justify the statement with a valid explanation. So globalization is indeed an essential outcome of liberalization policy. The removal of reduction of restrictions, taxes हटा दिए, restrictions जो थी रोक वो सब हटा दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे, जिसकी वजह से डोर्स ओपन हो गए इंडियन इकोनॉमी के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। Hence liberalization act as a catalyst for globalization and it fostered international trade. इंटरनेशनल ट्रेड का बढ़ावा मिला। इवन हम लोग जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, WTO के साथ, और हमारा जो इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स थी लाइक इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, हमारे पास फॉरेन करेंसी आने लगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होने लगा, लोन्स हमारे ऊपर कम होने लगे। आप ऐसे बना बना के लिख सकते हो, उन्होंने 4 लाइन लिखी, आप 8 लाइन लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 29. टू मेजर द extent of development in economy, liberty indicator should be considered as with other socio-economic parameter. Do you agree? Yes, बिल्कुल agree है। liberty indicator तो क्लास उसके बिना तो किसी भी कंट्री का कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है, तो liberty indicator के बारे में आपको डीपली लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर। 30. The reform process implemented in late 1970, commonly known as China's open door policy, right? Encompass with a range of reforms across sector like agriculture, investment, industry. These reform play 1970s में जो है reforms लेके आए जिसकी वजह से इकोनॉमी में रैपिड ग्रोथ देखने को मिला आगे के ईयर्स के अंदर। इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट डिस्कस इन 2 रिफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ। 2 रिफॉर्म्स के बारे में बताने। देखो द फर्स्ट पेज जो पहला रिफॉर्म्स जो रिफॉर्म्स लेके आया था ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला पॉइंट है। सोचो जीएलएफ कैंपेन नहीं पूछा गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म्स पूछ लिया चाइना के बारे में। तो सीबीएसई कैन आस्क एनीथिंग डीपली पूछ सकता है, तो आपको सभी प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। रियली ये पेपर जो है ना वो अच्छा खासा बनेगा। इन द इनिशियल स्टेज में रिफॉर्म्स को एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में लागू किया गया, फिर बाद में रिफॉर्म्स लेके आया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। तो आप ये ध्यान रखना कि प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे बाद में एंट्री मिली, तो 2 अलग अलग तरीके से रिफॉर्म्स को लागू किया गया। मेरे नोट्स में भी सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है, यू कैन फॉलो ऑल्सो, ठीक है, दैट ऑल्सो। 31. Under the Delhi Declaration, the G20 nations pledged to reach global net zero class emissions approximately by mid-century and to triple global renewable energy. Renewable energy को 3 गुना करेंगे 2030 तक. Discuss briefly the rationale behind, यानी reason behind, इसका मतलब होता है reason behind the commitment by G20 nations in direction to achieve the sustainable development. आखिरी चैप्टर का है, सीधा सीधा नहीं पूछा एम क्या है, घुमा फिरा के पूछा, बट लिखना वही है।
तो आप लिखोगे कि क्या क्या एम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एम क्या क्या होंगे, और वो जैसे जितने भी एम है उसके आप 3 से 4 पॉइंट एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। क्लास इन्होंने जो आंसर्स लिख रखा है ये वेरी शॉर्ट है, मैं रेकमेंड करूंगा थोड़ा सा लंबा आप लिखो। ये बुकिश लैंग्वेज है, फॉर्मल लैंग्वेज है, प्लस नो नीड टू लर्न इट, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। ये टफ लग रहा है तो और वाला ऑप्शन देख लो, सिंपल क्वेश्चन। इट वुड बी अनक्लियर टू से दैट द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल लेज ग्राउंड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? तो मुझे बताओ क्लास, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल लेज ग्राउंड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर ह्यूमन कैपिटल ग्रो होगा तो इकोनॉमी का ग्रोथ होना जरूरी है। मतलब बिना ह्यूमन कैपिटल के ग्रो करे हुए आप इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर सकते। तो बिल्कुल स्टेटमेंट क्लियर है। An increase in human capital cause economic growth. It is unclear owing to the problems pertaining to the estimation of quantifiable relation between the two. Educational yardstick like years of schooling, teacher class pupil ratio, enrollment rates, etc., may not reflect education quality accurately, whereas human capital measures may show class convergence between the developing and developed nations. However, there is no class empirical evidence to prove that income per capita class convergence. Hence, education may improve but cannot guarantee similar progress in real income across the different country. यार इन्होंने ना इस कंटेक्स्ट को ना बिल्कुल अलग वे में ले गया है जैसा हम सोच रहे हैं। ये कह रहे हैं कि it would be unclear to say that the growth of human capital lays the ground for economic growth of a nation. यार देखो, अब इस स्टेटमेंट में ना आपके दोनों आंसर सही हैं। अगर आपको लगता है कि यस, तो आप यस लिख के अपने रीजंस दोगे कि क्यों ह्यूमन कैपिटल का, इन्होंने नेगेटिव बातें बोली है इसकी कि भाई जरूरी नहीं कि एजुकेशन आ रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। भाई अगर ह्यूमन कैपिटल है तो ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, अच्छे स्कूल, जो नॉलेज है उसको अप्लाई करके इनकम जनरेट की जा सकती है, इकोनॉमी ग्रो करेगा। और एजुकेशन और हेल्थ तो दो पिलर होते हैं ना क्लास, ट्विन पिलर्स हैं इकोनॉमी ग्रोथ के लिए। तो अगर आप उस पैटर्न लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा, और इन्होंने जिस पैटर्न लिखा तो भी आपको नंबर मिलेगा। टीचर को ये आंसर्स नहीं जाते, टीचर्स को ये बोला जाता है कि ये रिकमेंडेड आंसर्स हैं, और इसके अलावा भी कोई आंसर लिखता है बच्चा जो कि सही लग रहा है आपको, उसके नंबर मिलने चाहिए। तो अब इसमें 10 लाख बच्चे एक जैसी सोच नहीं रखेंगे, क्योंकि आपकी सोच को संवारने की कोशिश की। यार हाँ तो उसकी रीजन दो, ना तो उसकी रीजन दो। सिगरेट को बैन करना चाहिए, यस तो उसकी रीजन दो, नहीं तो उसकी रीजन दो। अब यस के भी पीछे पॉजिटिव रीजन है, ना के पीछे भी पॉजिटिव रीजन है। सबके अपने अपने फायदे घाटे हैं, तो दोनों तरीके से क्लास आपको आंसर दे सकते हो, नंबर मिलेगा आपको। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर, ये क्लास आपका पिक्चर है। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर बेस्ड ऑन द संसद भवन का ये क्लास मतलब पिक्चर है, संसद आदर्श ग्राम योजना जो नया बना हुआ है दिल्ली में। अब उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, इंटरप्रेट करना है। अंडर द संसद आदर्श ग्राम योजना, इस योजना के तहत ना जो एमपीज हैं उनको बोला गया है कि भी आप जो है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कुछ ना कुछ गाँवों को जो है वो डेवलप करो। एटलीस्ट आप एक गाँव पकड़ो और उसको डेवलप करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी की। उसके अंदर जो मॉडर्न फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कराओ, और जिससे क्लास ज्यादातर जो गाँव है उनको ये लोग कवर करेंगे। ओके। और दूसरा स्टेट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अदर देन एग्रीकल्चर, लाइक हॉर्टिकल्चर हो गया, लाइक हो गया पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिशरीज हो गया। आपको दो बताना है बस आपने, है ना। तो ये देखो आंसर दे रखा है, लाइव स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गया, दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। 33, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। ये इतना बड़ा क्लास आपको टेक्स्ट दे रखा है, माय गॉड, ये सारा का सारा है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यानी कि 6-6 नंबर के ना आपको 2 पैराग्राफ आएंगे, 12 नंबर के। तो मैं इसकी अलग से एक सीरीज लाके प्रैक्टिस कराऊंगा, जहां पे मैं 5 से 6 क्वेश्चन रखूंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा एक सेपरेट वीडियो में, तब जाके आपको क्लियर होगा सारा कुछ। स्टेट एनी 2 मेजर सोर्सेज ऑफ डेटा ऑफ द वर्कफोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। डेटा बताना है, 2 मेजर सोर्स। तो पहला तो सेंसस हो गया, है ना, पॉपुलेशन सेंसस जो होता है ना, जो 10-10 साल में आता है, डेकेनल सेंसस हो गया। दूसरा एनएसएसओ, वो डेटा कलेक्ट करती हैं। द लेबर फोर्स इनकम्पेस अ ब्रॉडर कैटेगरी देन द वर्क फोर्स, डिफेंड और रिफ्यूट। तो लेबर फोर्स तो ऑब्वियसली ब्रॉडर कैटेगरी है। लेबर फोर्स मतलब कितने लोग अवेलेबल हैं काम करने के लिए भी, तो उसमें से कुछ लोगों को मिलता है, तो वर्क फोर्स है। तो ऑब्वियसली लेबर फोर्स वाइडर कॉन्सेप्ट है, आप डिफेंड करोगे इसको। वर्कर कैन बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप्स, बिल्कुल डिफरेंट टाइप है। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट स्टेट एनी वन टाइप। तो 2 टाइप में से एक हो गया वेज एम्प्लॉयमेंट, दूसरा हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कोई भी आप एक लिख देना। तो बिना पढ़े ही देखो इसका आंसर हो गया, बट लेकिन आपको ये पैराग्राफ पूरा पढ़ना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। Employment generation has remained one of the top challenges of Indian policy for Indian policy makers, and over the years this has only become more complex. India has experienced more or less consistent growth in the structure of the output of economy,
especially after the economic reforms, which is measured by GVA. However, the trend in employment did not reveal a consistent and clear pattern. This complexity have a wide variation in the conclusion drawn by the expert and various study on workforce and employment. Two major sources data, देखो यहाँ पे दे दिया दो डेटा, पहला हो गया सेंसस और दूसरा हो गया NSSO, है ना, NSSO। तो ये दो डेटा आप लिख देना, सेंसस और NSSO। फिर आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है, द PLES डेटा मेजर डायनामिक्स इन लेबर फोर्स। PLES डेटा क्या है यहाँ पे, ये रहा, लेबर फोर्स, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। उस डेटा के अकॉर्डिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर्स टू पॉपुलेशन रेशियो एंड द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अलॉन्ग विद रिलेटेड इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। लेबर फोर्स इंक्लूड्स द पर्सन, लेबर फोर्स के अंदर क्या आता है, जो काम कर रहा है या फिर जो अवेलेबल है काम के लिए। जो अवेलेबल है काम के लिए मतलब वो बेरोजगार है, वो कर नहीं रहा, बाकी जो कर रहा है उसको रोजगार मिला है। सम पर्सन द लेबर फोर्स आर class abstain from the work of various reasons, abstain from the work from for various reason, deducting that number from the labor force gives the number of actual workers। तो जिनको काम मिल रहा है they are called actual workers। These workers are further categorized, ये फिर ये वर्कर कैटेगराइज हो गए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयड दोनों, जो काम कर रहे हैं किसी और के यहाँ पे, खुद का काम कर रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स गिव्स द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन। ये तो मुझे पता ही है, लेबर फोर्स मतलब आपको तो पता ही है ना, लेबर फोर्स में से अगर हम वर्कर्स घटा देंगे तो अनएम्प्लॉयड का डेटा आ जाएगा। द साइज ऑफ द लेबर फोर्स इन कंट्री इंक्रीज, जो लेबर फोर्स का साइज है ना वो बढ़ गया 485 मिलियन से 497 मिलियन 2018-19 में। साल भर में यहाँ पे देखो क्लास काफी इंक्रीज हो गया है, लगभग 485 मिलियन है, मतलब यहाँ पे 48 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया, ये 49 करोड़ के आसपास पहुंच गया। द नेक्स्ट ईयर द लेबर फोर्स इंक्रीज बाई 8%। तो अगले साल जो है लेबर पर्सन जो है वो 8% लेबर फोर्स इंक्रीज हो गया, बढ़कर 537.9 मिलियन हो गया। दिस इंक्रीज वाज विटनेसेस अक्रॉस मेल और फीमेल पॉपुलेशन एज वेल एज रूरल और अर्बन हाउसहोल्ड, सब कुछ कवर हो गया इसके अंदर। तो कहानी से ज्यादा कुछ पता नहीं चला और कहानी से क्लियर हो गया कि ये किस पैटर्न में क्वेश्चन जा रहा है। तो सबसे पहला दो NSS और सेंसस हो गया, दूसरा यहाँ पे डिफेंड करोगे स्टेटमेंट को, और अगला वेज और सेल्फ एम्प्लॉयड लिख दोगे। देखो वही आंसर दिखा गया है, आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा, वेज एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपके 14 क्वेश्चन होते हैं बस जिनमें लिखना पड़ता है, 7 मैक्रो में और 7 इंडियन में, सिर्फ 7 क्वेश्चन है लिखने के लिए। तो आप ये ध्यान रखना कि यार बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए, आएगा बहुत कम और ज्यादातर क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आपको अपनी भाषा में बना बना के लिखने की आनी चाहिए कला। मैं आपको 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट दूंगा SPCC ऐप में, पूरा पेपर उसी से आएगा एग्जामिनेशन में। तो वो मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन से 3-4 दिन पहले ही रिलीज होंगे, उनको बनाओगे ना तो आपको आंसर प्रैक्टिस की पता चलेगा, आंसर कैसे प्रैक्टिस करना है। Under the Industrial Policy Resolution IPR 1956 in India, the system of industrial licensing was introduced to promote regional equality. Justify the statement with the valid arguments. Discuss briefly the estimate made by the notable scholars regarding the national income per capita income during the colonial rule. बताओ क्लास, जो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 का, एक बार चेक करो। Under the Industrial Policy Resolution 1956, the policy maker reserve a category of industries for private sector. However, the sector was kept under the state control through a system of license. भाई license तो लेना पड़ेगा. No new industry was allowed unless a license is obtained from the government. It was easier to obtain license if the industrial unit was established in a economical backward area. अगर कोई economical backward area जो है वहाँ पे इंडस्ट्री चला रहे हैं तो उनको बहुत सारी आज़ादी दी जाती है, जैसे टैक्स हॉलीडेज, यानी टैक्स नहीं देना है उनको सस्ती बिजली मिलती, सस्ती जमीन मिलती है। द पर्पस ऑफ पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। तो रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात यहाँ पे कही है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में भी वो रीजनल जो लाइसेंसिंग सिस्टम को ऐसा बनाया था ना कि जहाँ पे तरक्की हो रही है वहाँ फैक्ट्री खोलोगे तो हैवी टैक्स, जहाँ पे तरक्की नहीं हो रही गांव एरिया में वहाँ कारखाने लगाओ, कारखाने लगते सड़क बनेगा, बिजली बनेगी, लोगों को काम मिलेगा, तो उनको सरकार प्रमोट करती थी। तो कुछ 1956 का IPR इस तरीके से था। सेकेंड, जो कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, क्लास फिंडली, शिराज, VK RV राव,
R.C. Desai made earnest effort to calculate national income during the colonial area. तो colonial era में, colonial period में इन्होंने क्लास अपने अपने एस्टिमेट दिए थे, लेकिन जिसमें से VKRB राव का जो एस्टिमेट है वो वेरी सिग्निफिकेंट था। ये मैंने आप लोगों को जब डेटा पढ़ाया था तब भी बताया था, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए VKRB राव ने जो डेटा दिया था दैट इज मोर सिग्निफिकेंट। बाकी सबने भी दिया बट VKRB राव का ज्यादा सिग्निफिकेंट था। ओके However, the majority of these studies reveal that the country's overall real output growth जो है वो फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी के अंदर सिर्फ 2% से भी कम था, और क्लास एनुअल कैपिटा आउटपुट जो था वो सिर्फ 0.5% था। जीडीपी ग्रोथ रेट वाज जस्ट 0.5%। ठीक है, बहुत कम था। बट VKRB राव का नाम ध्यान रखना, वो नहीं आता तो आप ये वाला कर लो। शुरू के 15-20 मिनट ना आपको यही डिसाइड करना तसल्ली से कि यार कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, किस क्वेश्चन में आप वैल्यूएबल पॉइंट्स आप दे सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो, वो आपको देखना है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडिया फॉरेन ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, हाउएवर दिस डिड नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इनटू इंडिया, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। इतना एक्सपोर्ट सरप्लस होने के बाद भी हमारे पास गोल्ड सिल्वर नहीं आया, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। और दूसरा आपको रीजन देना है बिहाइंड चूजिंग सेल्फ रिलायंस एज अ सेंट्रल प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। सरकार का जो ऑब्जेक्टिव था जेम्स, आपको याद है ना, GEMS, ग्रोथ, इक्विटी, है ना, उसके बाद है क्लास मॉडर्नाइजेशन और एस सेल्फ रिलायंस। तो उसी सेल्फ रिलायंस को जो है एक्सप्लेन करना है। जो 5 ईयर प्लानिंग का लॉन्ग टर्म गोल था ना, उसमें जो एस था आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ओके तो थ्रू आउट द colonial period, India foreign trade was characterized by significant export surplus. However, the surplus has detrimental consequences for the country economy. The export surplus did not bring gold, silver to India. Instead, it was used to cover expenses incurred by official staff. जो colonial expense है वर्ल्ड वॉर की लड़ाई में, है ना, और import of invisible item, इससे इन्होंने इंडिया का जो पैसा था वो ड्रेन किया। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी बताया था कि इंडिया का जो सरप्लस है, एक्सपोर्ट सरप्लस, वो कैसे ड्रेन किया गया, ये वही क्वेश्चन है पर घुमा के पूछा गया है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली, उसके इर्द गिर्द की जो चीजें हैं वो लिखना, नंबर वहां भी आपको मिलेंगे। सेल्फ रिलायंस वाज अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल प्लानिंग ऑब्जेक्टिव इन इंडिया टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेशंस। तो जो फूड के लिए हम लोग अमेरिका पे डिपेंड थे ना, वो सारी चीजें क्लास खत्म करने की बात कही गई है सेल्फ रिलायंस के अंदर। आत्मनिर्भर, एटलीस्ट हम अनाज के ऊपर, अनाज के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंड ना रहे। पहले हम अमेरिका पे डिपेंड थे आजादी के बाद भी, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो वो डिपेंडेंसी खत्म हुई। ओके तो ये इसको लिखना, मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान क्वेश्चन था एज कम्पेयर टू इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ो। ये बहुत ईजी जो है क्वेश्चन था, आप इसको अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ से आपको 3-3 नंबर दोनों के हैं, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। दैट्स इट। तो मैंने कोशिश करी आपको पूरा का पूरा सैम्पल पेपर दिखाया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया, एक पिक्चर मिला कि यार कैसे हमें आंसर्स को लिखना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरे 12th की प्रिपरेशन A to Z अच्छे से करा दूंगा, A to Z, साथ में CUET की भी। तो चैनल से जुड़े रहना। बाय, कोई डाउट कोई दिक्कत हो कॉमेंट में मुझे मेंशन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।